एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2019 का एमकॉम एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। सो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानेंगे, बट जो टॉपिक जिस टॉपिक से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है उसको भी थोड़ा बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ताकि हमें सिर्फ जो टॉपिक आया है ना उसका थोड़ा सा इंसाइट मिल जाए कि उसमें और क्या क्या चीज़ है। तो आज हम अराउंड 15 क्वेश्चंस करेंगे। दैट मीन्स कि हम अपने 15 टॉपिक्स को पूरा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we'll start with the first question. So here we go. The first question is, the accounting department of a manufacturing company is an example of. So there were four options: cost center, profit center, investment center and contribution center. Now आपको इसका आंसर पता होगा, बट सिर्फ आंसर पता होना इज नॉट इनफ। हम क्योंकि यही सेम क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट देंगे। तो बिफोर मूविंग टू द आंसर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सेंटर्स हैं ये होते क्या हैं। तो ये जो आपने प्रॉफिट सेंटर पढ़ा है ये बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, और हमारे पास टोटल 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। सो फर्स्ट वन यू हैव कॉस्ट सेंटर, फिर होता है आपके पास रेवेन्यू सेंटर, then you have profit center and then you have investment center. तो अगर हम कॉस्ट सेंटर की बात करें ना, तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट के लिए। ठीक है, जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड, अब कॉस्ट किस चीज़ का, आपके जॉब कॉस्टिंग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो सकता है, जो भी आप डे टू डे काम कर रहे हो उनके क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, वो सारे जो कॉस्ट रिलेटेड हमारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं, कॉस्ट सेंटर के अंदर। एंड हैज़ अ राइट टू मेक डिसीजंस अफेक्टिंग देयर लेवल। तो कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी मतलब आपके काम होंगे या जितने भी आपके डिसीजंस होंगे किसी भी लेवल पे, ये सारे के सारे किस सेंटर में आते हैं, कॉस्ट सेंटर के अंदर। देन यू हैव रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर में क्या होता है कि जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यूज के लिए। किसके लिए? रेवेन्यूज के लिए। और उसको इस पर्टिकुलर मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस बनाने हैं वो सारे के सारे वो रेवेन्यू सेंटर में बनाए जाएंगे। ओके, देन यू हैव प्रॉफिट सेंटर। नाउ प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है? सी रेवेन्यू बेसिकली होता है आपका जो आप काम करते हो, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है ना, उसमें से जो भी आपको मिल रहा है। जैसे आपने सेल किया तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर, या फिर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से आपके पास कोई रेवेन्यू आ रहा है, तो दैट इज़ योर रेवेन्यू। वो प्रॉफिट नहीं है, वो रेवेन्यू जितना भी आपका सेल्स हुआ, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा। वेराज जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट वो पोर्शन होता है हमारे पास जो सरप्लस बच जाता है ना, कि हमने इतना सेल्स किया, इतना हमारा कॉस्ट था, अब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो हमारे पास बचा वो प्रॉफिट है। या फिर हमारा बिजनेस वो नहीं है, पर हमने कोई मशीनरी सेल की या कोई कार सेल की और उसके बाद हमें कुछ अमाउंट जो था वो हमें एक्स्ट्रा मिल गया, दैट इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सेंटर का क्या काम होता है आपका, वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कॉस्ट और रेवेन्यू मतलब कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं तभी हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है हमारा। तो उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे एक लेवल में, वो सारे के सारे कौन बनाएगा? आपका जो मैनेजर प्रॉफिट सेंटर में अलॉट किया जाएगा। देन लास्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या आ जाता है कि आपको सपोज प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, अब किस एसेट में वो जो इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट और लॉस एंड द एसेट्स विच वर यूज एंड हैज द राइट टू मेक डिसीजंस अफेक्टिंग देयर लेवल। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंटर में आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ सरप्लस अमाउंट पड़ा है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है उसको, वो सारे जो डिसीजंस है वो कौन लेगा? जो इंसान इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर होगा। तो हमारे पास ये 4 है। अब यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ही सिंपल सा था। और यस, सो जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो आपको भी पता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, नाउ सी
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब कि यहाँ पे रॉ मटेरियल आता होगा रोज की रोज, और जो मेन काम होता होगा यहाँ पे वो होता होगा फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, वो सारी चीजें उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेनली किस चीज में इन्वॉल्व होगा, वो कॉस्ट से जो रिलेटेड चीज है ना उसमें इन्वॉल्व होगा। तो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, वो किसका एग्जाम्पल है, कॉस्ट सेंटर का। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कॉस्ट सेंटर। नाउ कॉस्ट सेंटर क्या होता है उसको थोड़ा सा ना डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, ये एक डिपार्टमेंट है, अ डिपार्टमेंट or a distinct unit or division which indirectly contribute to the organization's profit. These departments may not indulge in production activity, they may or may not generate revenue. तो cost center में आपका revenue generate हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, production में वो हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। ये क्या है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में। कैसे, क्योंकि अगर आपको अपने कॉस्ट के बारे में ही सही डिटेल्स नहीं होंगी, सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, तो आप नहीं मैच कर पाओगे, या आप नहीं कंपेयर कर पाओगे कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपका लॉस हो रहा है। तो अगर हम देखें की कॉस्ट सेंटर्स क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, देन यू हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। नाउ हमारे पास 3 टाइप के कॉस्ट सेंटर्स, और 3 मिनी 6 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स हैं यहाँ पे। एक होता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जो कि लोगों और या फिर ग्रुप ऑफ पीपल उनसे डील करता है। देन यू हैव प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। देन सर्विस, वो सर्विसेज जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज चाहिए वो सारी की सारी सर्विस कॉस्ट सेंटर में आ जाएंगे। देन इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे जैसे पर्सनल कॉस्ट सेंटर आपका इंसानों से रिलेटेड था, जैसे आप कैलकुलेट करते हो ना कि लेबर आवर कितना है, पर हेड लेबर का क्या कॉस्ट होना चाहिए या इस तरीके से, तो वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। पर हमने मशीन आर्ट्स भी पढ़ा है कि मशीन, एक पर्टिकुलर मशीनरी कितना करती है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसका क्या कॉस्ट आ रहा है। तो ये वाले जो पार्ट है, जो कि आप कह सकते हो कि नॉन लिविंग वाला जो पार्ट है, वो आपका इम्पर्सनल में आ जाता है। ऑपरेशंस, जो भी आपका पीपल और मशीन एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए जितना भी यूज़ हुआ है या फिर जैसे भी यूज़ हुआ है, वो हो जाता है आपके पास ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर। देन यू हैव प्रोसेस, यस प्रोसेस, इसमें क्या आ जाता है आपके पास, जो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है या फिर जो भी इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आता है वो होता है आपका प्रोसेस कॉस्ट सेंटर के अंदर। और अभी आप लोग अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएंगी। आप लेबर ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हो, मशीन के लिए आप कैलकुलेट करते हो, और जॉब कॉस्टिंग सुना होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग सुना होगा आपने, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका वो कॉस्ट सेंटर के अंदर आती है। नाउ ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मिल जाएगा। एक अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्रिएट कर दोगे तो वो पर्टिकुलर सेंटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई जो भी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो सारे जो डिसीजंस होंगे वो ये पर्टिकुलर सेंटर ले लेगा। उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर आपने सेंटर अलॉट कर दिया कि भाई तुम्हारा ये काम है। अब सबको क्लियरली पता है कि हमारा क्या काम है, हमें किस चीज़ से रिलेटेड डिसीजंस लेने, तो बहुत इजी हो जाता है काम करना, और साथ में एफिशिएंट भी हो जाते हैं लोग। उसके बाद है बेटर इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर आपने कोई इनोवेशन की है या फिर कोई टेक्नोलॉजी आई है कोई, तो आप उसको भी बेटर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। लिमिटेशंस क्या हैं, जब भी आप ये सेंटर्स में डिवाइड करते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो सेंटर है वो अपना अपना डिसीजंस लेगा, और अगर
कोई ऐसा काम है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि क्लैशेज़ हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से जो आपकी एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर कॉस्ट सेंटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following is incorrect with respect to coefficient of correlation? now ये वाला तो मैंने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल आपको एक वीडियो में पूरा कवर कर रखा है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। सो द ऑप्शंस हियर आर, इट इज द सम ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो तुक्के वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर किया है। सो लेट्स सी द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, इट इज द सम ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, और क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से रीड किया करो। इसमें क्या करते हैं हम जल्दबाजी में, ये जो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ना इनकरेक्ट, इसको हम करेक्ट रीड कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी में ना हम इट कैन बी पॉजिटिव भी चूज करके आ सकते हैं या फिर इट कैन बी नेगेटिव भी चूज करके आ सकते हैं, क्योंकि दोनों आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही आपको कॉशियस रहना पड़ेगा इसके लिए। तो प्रॉपर्टीज कुछ और भी देख लेते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो है स्पेसिफिक इसी टॉपिक पे अच्छे से, पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो लाई करता है बिटवीन -1 टू +1। अगर +1 है तो मतलब कि आपका एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों चीज़ों के बीच में। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है? इनडायरेक्ट कोरिलेशन भी जिसको कहते हैं, या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन भी हम जिसको कहते हैं। और अगर ज़ीरो है दैट मीन्स कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। आप ओरिजिन चेंज कर दो या आप स्केल चेंज कर दो, मतलब आप कोई एक स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। नाउ ये द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इट इज द सम ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये नहीं है, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। तो अगर आपका एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड द अदर कोएफिशिएंट इज आल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो मतलब कि अगर यहाँ पे bxy एक जो है आपका वो पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है? ये कहना चाहते हैं। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, अगर आपने प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से पढ़ी हैं तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most appropriate for marginal rate of technical substitution of L for K? MRTSLK। नाउ सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन किस चैप्टर में आपने पढ़ा है? तो इसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है। ठीक है? तो MRTS क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, और ये L क्या है और ये K क्या है। तो L फॉर लेबर होता है हमारे पास, और K फॉर होता है हमारे पास कैपिटल। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MRTSLK। ऐसे ही एक इसका दूसरा भाई भी होता है जिसमें कि MRTS, वहाँ पे K फॉर L हो जाता है। ठीक है? तो ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर जो फर्म है वो कितना अमाउंट ऑफ के बाद में है ना, तो इसका मतलब कि हम के को गिव अप करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो कितना अमाउंट ऑफ के को आप गिव अप कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एल used by 1 unit and still remain on same आइसोकोंट। तो मतलब कि आपको सेम आइसोकोंट पे रहना है। इसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए इसको बजट लाइन से भी कहा था ना आपको, कि मान लो आपके पास एक बजट लाइन है और आपकी जो बजट लाइन है वो तो फिक्स ही रहने वाली है, पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको डिफरेंट कर रहे हो। ठीक है? ये आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ रखा है कि हम क्या करते हैं, एप्पल को कम कर देते हैं और ऑरेंजेस बढ़ा देते हैं, पर हमारी जो टोटल इनकम है वो सेम ही रहती है। ठीक है? तो हमें कुछ इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन देखना है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या मतलब है इसका, कि आपका जो आइसोक्वांट है
वो तो आपका सेम ही रहने वाला है, जो लाइन है आपके आइसोकोंट की वो सेम रहनी चाहिए, वो मूव नहीं कर सकती है, शिफ्ट नहीं हो सकती है। तो आपको कितना के आप गिव अप करोगे ताकि आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ एल को यूज कर सको। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट इन्होंने बोला अमाउंट ऑफ के अ फर्म इंक्रीजेस। तो मैंने क्या बोला कि पीछे के दे रखा है तो आपको के को गिव अप करना है। अगर यहाँ पे ऐसे पीछे एल दे रखा होता तो आप एल गिव अप करते, ठीक है, आगे वाले को इंक्रीज करना है, समझा। तो द अमाउंट ऑफ के, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ के दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एल, फिर से गलत। इसका भी मतलब यही हुआ कि आप के को एल के बदले शिफ्ट कर रहे हो या सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो वो नहीं है, ठीक है। आप तो के को कम कर रहे हो ताकि आप एल ज्यादा यूज कर सको, तो ये वाला सही है। यहाँ पर ये सही है, थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूट कर रहे हो आप, पर पूरा नहीं है। जो आइसोकोंट वाली बात है, तो यहाँ पे सी इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अप्रोप्रिएट तो ये भी कह सकते हो, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 3, द अमाउंट ऑफ के दैट फर्म कैन गिव अप बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एल used by 1 unit and still remain on the same isocont। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है पूरा, the slope of an isocont is also called MRTS of labor for capital। ये रहा ना labor for capital। The slope measures the degree of substitutability, कि आप कितना substitute कर सकते हो of the factors, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट मीन्स दैट विद इन लिमिट्स लेबर एंड कैपिटल को हम एक दूसरे के लिए कितना सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। MRTS is defined as the amount of capital that the firm is willing, कैपिटल का अमाउंट फर्म इज विलिंग, मतलब कि फर्म चाह रहा है कि मैं गिव अप कर दूं ताकि जो मेरा आउटपुट लेवल है वो तो सेम ही रहे, पर अब मैं लेबर ज़्यादा यूज कर पाऊँ, ठीक है। तो दिस वाज इजी, इसका पूरा वीडियो है, यू कैन चेक दैट। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है इस वाले टॉपिक से, इस बार भी क्वेश्चन आया 2020 में भी, मतलब 2019 में भी आया था एंड 2020 में भी आया, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन प्रोडक्शन का ही है, इसी वजह से मैं आपसे कह रही थी कि प्रोडक्शन जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अभी ही में 3 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही चुके हैं, अगर 3 क्वेश्चन से आप सही करके आते ना तो आपके 12 मार्क्स हो जाते। So now, which of the following is not true for Cobb-Douglas production function? Q is equal to AL अल्फा K बीटा। सबसे पहले अगर आपने कॉब-डॉगलस फंक्शन पढ़ा ही नहीं है तो ये आप कर ही नहीं पाओगे, पर हमने कॉब-डॉगलस फंक्शन अच्छे से पढ़ रखा है प्रोडक्शन वाली वीडियो में। सो पहला है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है, हमें पता है अल्फा और बीटा सही इक्वल टू 1 होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन। फिर है आपके पास अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, यस, जो आगे वाला होता है जो एल के साथ है वो लेबर के लिए होता है, और जो के साथ है वो कैपिटल के लिए होता है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। ऐसे ही बीटा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनपुट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज मोर देन 1, तो ये जो चीज़ इन्होंने दे रखी है इनपुट इलास्टिसिटी, ये गलत है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो इनकरेक्ट है यहाँ पर, या फिर जो हम कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या है आपका ऑप्शन 3, इनपुट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज मोर देन 1। सो सी क्यू होता है आपके पास टोटल आउटपुट, एल होता है आपके पास लेबर इनपुट, के होता है आपके पास कैपिटल इनपुट। जो पैरामीटर ए है, जो ये ए दे रखा है, ये टेक्नोलॉजी दिखाता है कि भाई टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रही है प्रोडक्शन के अंदर। अल्फा होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर, और बीटा होता है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और अल्फा और बीटा आपका इक्वल टू 1 होता है। तो ये काफ़ी इजी है, और इस एक पिक्चर के अंदर ही आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसमें से कौन सा नहीं होता है? ये जो क्वेश्चन है आपका ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, या आप इसको या कंपनी लॉ का भी कह सकते हो आप, और आप इसको जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसका भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि
इसी के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आपने लॉ में पढ़े हैं, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो आपने अकाउंटिंग में पढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते क्या है। सी, जब भी कंपनी किसी से उधार पे माल लेती है, कुछ भी है, और जब वो वाइंड अप हो रही होती है उस टाइम पे कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास डिबेंचर्स हैं और इक्विटी है, तो पहले आप किसको पे करोगे? तो पहले हम किसको पे करेंगे? पहले हम डिबेंचर्स को पे करेंगे, ठीक है, इक्विटी को सबसे बाद में। फिर अगर मैं बोलूँ आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर्स हैं, तो आप किसको पहले पे करोगे? तो हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे। इसी तरीके से क्रेडिटर्स में भी आपके पास कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। तो आपको इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिसमें आपको पूरा प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में बता रखा है। तो फॉलोइंग आर डिफाइंड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और ये कंपनी लॉ जो है आपकी उसके अंदर दे रखा है। All revenue, tax, cess and rates due to central, state or local authority which have become due and payable within 12 months next before the effective date। ठीक है, तो जो भी कोई गवर्नमेंट पे आपका ड्यू है, ठीक है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, और 12 महीने से पहले वाला। तो कॉन्फ्लिक्टिंग एंड ओवरराइडिंग प्रोविजंस ऑफ 178 ऑफ द आईटी एक्ट एंड अदर टैक्सिंग लॉस, अदर गवर्नमेंट ड्यूज डू नॉट हैव प्रेफरेंस। तो सिर्फ ये जो है ना, कुछ कोई टैक्स है या फिर कोई सेस है जो कि सेंट्रल या स्टेट या लोकल गवर्नमेंट को आपको देना और आपने नहीं दिया, तो उस केस में ये आपका एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एनी एम्प्लॉय फॉर नॉट एक्सीडिंग 4 months during 12 months prior to effective date, sum not exceeding 20,000 per employee। तो ऐसे केसेस में ये भी आपके पास जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएंगे। हॉलीडे रेम्यूनरेशन पेबल टू एम्प्लॉइज, ESI dues, workmen compensation for loss of employment, employee benefit fund dues out of funds with the company, expenses of investigation under section 235 से लेकर 237, ये सारे के सारे जो हैं आपके पास, ये आपके पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। अगर आप अपना जो एक्ट है वो उठाओगे तो आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मेरे को सही लगी वो है इसमें। तो फर्स्ट वाला तो आ गया, amount due under employees state insurance act for 12 months previous to the winding up। तो एक साल पहले का जो भी होगा उनको देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, तो यस ये वाला तो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद कॉम्पनसेशन अंडर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, वो वाला भी मिल जाएगा। और प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेट्युटी फंड, मतलब जो भी एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड था वो भी एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। तो ये सारे जो हैं ये तो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, पर यहाँ पे क्या बोल रखा है, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय अंडर अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये वाला आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये आपका आया है क्वेश्चन, जो टैक्स आता है, इंट्रीम बजट आता है आपका, उसमें से आया है क्वेश्चन। और ये लाइन दिखाऊंगी, ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर में से ना, एकदम जिसको कहते हैं ना कॉपी पेस्ट, वो वाली इन्होंने पूरा लाइन कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और मैंने बताया था आपको कि यूजुअली जो करंट अफेयर्स को पूछते हैं वो इनकम टैक्स, मतलब जो आपका बजट आता है उसी से पूछते हैं। पर 2020 में ये देखा गया है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया है, और जो अभी करीब में कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो भी पूछा है। तो इस वजह से मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें भी करंट अफेयर्स पूछती रहती हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन जो है हर रोज़ 5 क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डू ज्वाइन दैट ग्रुप, ताकि आप भी जो है ना एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी, हम जब करते हैं ना एक एक चीज़, आप एक दिन में 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, चीज़ें आपको याद रहती हैं, मत मानो पर याद रहती है, और ऐसी चीज़ें याद रहती है। ठीक है, एक प्रैक्टिस भी हो जाती है आपको, उसी वक्त आपको आंसर्स भी पता चल जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन, as per the changes in income tax proposed in the interim budget announced on February 1, 2019, if an individual invest in the specified tax saving schemes of the government, the effective income that would be tax free in the year would be, ऑप्शंस दे रखे हैं,
आता होगा 2 मिनट में टिक लगा दोगे, नहीं आता होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। टैक्स सेविंग स्कीम्स हमारी कौन से सेक्शन में आती हैं? 80C, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 6,50,000 एंड सी। ये एक क्लिप है आपका जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसकी, और आप क्वेश्चन मैच करो, आपको एकदम सेम लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो भी टैक्स से या फिर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन है या फिर रेट्स में चेंज आया है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो ये कि ये क्लास 11th का बिजनेस की बुक में से क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये क्वेश्चन है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक का क्वेश्चन है क्लास 12th की, क्योंकि जो आंसर है वो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। तो बोल तो हम कुछ भी सकते हैं। अगर हम अब ये देखें कि करेक्ट आंसर क्या है, सो सी कंपनी में तो परपेचुअल सक्सेशन होता है। अच्छा, पहले परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है? परपेचुअल सक्सेशन होता है हमारे पास कि कोई भी इंसान आए कोई भी जाए, उससे आपकी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी के केस में तो ये चीज़ होती है कि कोई भी आए कोई भी जाए, शेयर होल्डर्स आते रहें जाते रहे, डायरेक्टर्स आते रहे जाते रहे, आपकी जो कंपनी है वो चलती रहेगी। परंतु अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में अगर जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाए या फिर वो लोग डिसॉल्व कर दे फर्म को, तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज पार्टनरशिप कंपनी। तो जो एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म की, वो यही है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। द डेथ, insolvency, lunacy of a partner may lead to dissolution of the partnership firm। तो यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन जो है वो नहीं होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में होता है परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो कंपनी की आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, और कुछ अच्छी बातें पार्टनरशिप की आ जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर रखा है, और प्रोडक्शन की जो वीडियो है, सी फोर्थ क्वेश्चन जो कि प्रोडक्शन से पूछा गया, मतलब अगर एक और क्वेश्चन सही कर दिया 16 मार्क्स एक ही टॉपिक से। when all inputs are increased 5% by 5% होगा यहाँ पे, and output of commodity increases by 10%, the firm is having। so see, बहुत easy सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बोला कि आपका इनपुट जो है आपने वो 5% से इंक्रीज किया, और आपको जो आउटपुट था वो 10% से इंक्रीज हुआ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कंपनी है वो कंपनी कौन सी स्टेज पे है रिटर्न्स टू स्केल के? तो इसमें हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं अगर आपको पता है तो। एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है कांस्टेंट, और एक होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या होता है कि इनपुट आपने बढ़ाया 5%, आउटपुट बढ़ा 2%, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। कांस्टेंट क्या होता है, इनपुट बढ़ाया 5 से, आउटपुट बढ़ा 5 से। इंक्रीजिंग क्या होता है, आउट इनपुट बढ़ाया 5% से, आउटपुट बढ़ा 10% से। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन 1। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये पूरा ना बहुत ही अच्छे से हमने किया है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका आ गया क्वेश्चन अच्छा वाला। ये इको का क्वेश्चन है आपका। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बजट लाइन इंडिफरेंस को भी हमने पढ़ रखा है, मतलब हमने अभी वीडियो में नहीं पढ़ रखा है बट आपने क्लास 12th में ज़रूर पढ़ा होगा। व्हेन बजट लाइन शिफ्ट्स पैरेलल टूवर्ड्स राइट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होगा ना तो करना इज नॉट डिफिकल्ट। तो सी, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, आई एम जस्ट थोड़ा सा, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। ये अभी आपकी एक बजट लाइन है, इन्होंने कहा कि पैरेलली उसने राइटवर्ड शिफ्ट किया है, इधर आ गया, ओके। तो इसका क्या मतलब है, द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस एंड बजट इंक्रीजेस,
तो यहाँ पे एक्स और वाई के प्राइस में अभी कोई हमें चीज़ नहीं बताई है। यहाँ पे क्या बताया है कि सिर्फ बजट लाइन ने शिफ्ट किया है, बजट लाइन शिफ्ट हुई है। और बजट लाइन शिफ्ट होने का मतलब क्या है हमारा, कि हमारा जो बजट है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, उसके अलावा वो कुछ नहीं बता रही है आपको। प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेज एंड बजट इंक्रीजेज ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि आपका प्राइस पड़ा है एक्स का या वाई का, ये कुछ भी नहीं बता रखा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा? क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई अभी हम कांस्टेंट रखेंगे और जो बजट है सिर्फ उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, so the correct option here is option number 3, the price of x and y remain constant and the budget increases। यहाँ पर आप एक बार वीडियो पॉज करना और ये जितनी भी है ना प्रॉपर्टीज बजट लाइन की एक बार रीड कर लेना, तो आपको फायदा मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, सो डू रीड दीज प्रॉपर्टीज, चाहे अभी रीड करना चाहे बाद में करना, बट रीड करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन जो है आपका, आप फिर से इसको कह सकते हो कि ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, जो आपकी सेकंड बुक थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम की, जिसमें आपका एक चैप्टर था कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें से ये क्वेश्चन है। या फिर आपका जो फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रखा है आपने, उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, इफ अ कंपनी चेंजेस फ्रॉम ऑफरिंग 40 डेज क्रेडिट टू 50 डेज क्रेडिट। पहले वो 40 डेज का क्रेडिट देती थी, मतलब कि 40 दिन के लिए आप माल जो है वो उधारी पे ले सकते हो। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि आप 50 डेज के लिए माल जो है वो उधार पे ले सकते हो। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो सबसे पहले क्रेडिट से रिलेटेड आता है, तो हमारे पास लाइबिलिटी आ जाता है। और सी ये 40 to 50 डेज है, तो कौन से टाइप की लाइबिलिटी हुई? करंट लाइबिलिटी हुई। जो भी हमारी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स होते हैं, ये हमारे कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई इसमें वो नहीं है। अगर हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जिसमें कि हम करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं, वो हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टमेंट देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड, और फाइनेंसिंग देखते हैं जो भी हम लाइबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है हमारी, उनसे रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है हमारी। तो पहली बात तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो विल क्रॉस दिस आउट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। और ऐसा नहीं हो सकता कि कैश फ्लो अफेक्ट ना हो, क्योंकि जो आपकी करंट लाइबिलिटी है उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। अब हमें क्या देखना है कि आपका जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा ना। तो सबसे पहली जो चीज आपको ये देखनी है वो ये देखनी है, मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, ये देखो। क्रेडिट पीरियड क्या होता है, जो अभी आपने पढ़ा ना कि 40 to 50 डेज, ये होता है कि कितना लेंथ ऑफ टाइम के लिए आप अलाउ करते हो कि भाई आप पेमेंट जो है अभी मत दो, उधार पे माल ले लो आप हमसे, कैश आप हमें बाद में दे देना, वो होता है आपका क्रेडिट पीरियड। तो आपने अपना क्रेडिट पीरियड इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? तो हमने 40 से 50 किया, दैट मीन्स हमने इंक्रीज किया, मतलब हमने लेंथनिंग की है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है रिसीवेबल्स में या फिर बेड डेट्स एंड लॉसेस को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, पर फ्यूचर डेट में 50 दिनों के बाद तो हमें पैसा मिलने ही वाला है। तो हमने क्या किया, अपने जो करंट एसेट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया। अब अगर आपको पता होगा, तो अगर हम इंक्रीज करते हैं अपने करंट एसेट्स को, सो सी हम माइनस करते हैं यहाँ पे। ये अगर आपको याद होगा, जब आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते थे, तो हम ऐसे करके लिखते थे ना, प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, उसके बाद लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ये वाला चीज़ हम लिखते थे 12th में। तो हमने क्या किया है, हमने अपने जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया है। तो इंक्रीज हुआ करंट एसेट के अंदर, मतलब कि हम लेस करेंगे।
माइनस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो आता है, नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो अब कम हो जाएगा क्योंकि हम एक चीज को लेस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो कैश जनरेट हो रहा है ऑपरेशन से, दैट विल डिक्रीज। ओके, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है, 12th क्लास की बुक उठा के देखना, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ रॉ मटेरियल्स आर असाइंड टू अ जॉब व्हेन। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो असाइन किए जाते हैं एक जॉब पे कब? जब मटेरियल परचेज करते हैं, जब मटेरियल को इशू किया जाता है बाय द मटेरियल्स स्टोर रूम, जब मटेरियल वेंडर से रिसीव होता है, या फिर जब मटेरियल को हम सेल करते हैं। तो आप सोचो, सपोज आप अपना, आपको खाना बनाने का शौक है, ठीक है, आपने यूट्यूब पे 4-5 वीडियोस देखे कुछ स्वीट डिश बनाने के लिए, फाइन। अब आपने क्या किया, आप घर में 1 किलो चीनी लेके आ गए, ठीक है। तो आप कब ये चीज़ डिवाइड करोगे कि इतनी चीज़ इस वाली डिश के लिए यूज़ करूँगा, इतनी चीज़ इस वाली चीज़ के लिए? जैसे ही खरीद के लाए हो, अभी तो आपको पता ही नहीं है ना कि भाई मैं कहाँ कहाँ कितनी कितनी चीनी यूज़ करने वाला हूँ। तो ये वाला तो नहीं हो सकता कि जब भाई मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं तब तो हम असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप सारी चीज़ें बना के खा पी के बिल्कुल अपना किचन विचन साफ कर दोगे, सब कुछ हो गया, उसके बाद देखोगे कि अच्छा भाई किसके लिए कितनी चीनी लगाई थी, तो ऐसा तो नहीं, मतलब कि जॉब सोल्ड कर दिया आपने, बेच दिया, काम हो गया ये, तब तो नहीं। जब आपने दुकानदार से चीनी खरीदी, आपके हाथ में आई, उस वक्त आप करोगे असाइन? तो बिल्कुल नहीं। अभी तो हमें घर पे जाना है, बनाना है, तब पता चलेगा ना कि भाई कितना चीनी कहाँ यूज हो रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है मटीरियल्स आर इशूड बाय मटीरियल्स स्टोर रूम। तो मतलब क्या है, जैसे मैंने चीनी वाला एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि सपोज मैंने 2 कप चीनी इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए यूज़ की, 2 कप चीनी उस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ की। तो जब आप काम करोगे, जब आप निकाल के डाल रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि आपको किस किस चीज़ के लिए कितना कितना सामान चाहिए। तो जब जो स्टोर रूम है वहाँ से मटेरियल निकलेगा ना, तब उसकी एंट्री होगी, तब वो जो असाइन होगा कि ये वाला रॉ मटेरियल ये चीज़ बनाने के लिए यूज़ हुआ है, ये वाला रॉ मटेरियल इस जॉब के लिए यूज़ हुआ है, तो वो काम तब होता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, पर यही है ना कि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। So the correct option here is 2. Materials are issued by material store room. तो assigning raw material cost assigned to a job when materials are issued, जब हम उनको issue करते हैं तब होता है. A material requisition slip, return authorization or issuing raw materials may be directly used to use on a job, जिसको हम direct materials कहते हैं, या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह भी यूज किया जा सकता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट होता है। ओके, नाउ एग्जामिन द 2 स्टेटमेंट्स एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है। ये वाला क्वेश्चन है आपका ISLM कर्व्स से, डायरेक्ट ऐसे ISLM कर्व नहीं लिख के दे रखा है उन्होंने, ठीक है, पर ISLM कर्व से क्वेश्चन है। जो मैंने नोट्स, जिसके भी पास है नोट्स, उनको ये वाले नोट्स मैंने दे रखे हैं ISLM कर्व के, तो उनको साफ साफ दिख जाएगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, ठीक है, मतलब 1 क्वेश्चन 4 नंबर, तो हल्के में नहीं लेना कि एक ही क्वेश्चन आएगा तो क्यों पढ़ूं, 1 क्वेश्चन 4 नंबर ऐसे करके सोचना। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी है। ओके, द हायर रियल वेल्थ स्टिमुलेट्स कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड डिक्रीजेस द क्वांटिटी एंड सर्विसेज डिमांडेड। तो यहाँ पे क्या दिख रखा है कि जो आपकी हायर, जितनी आपकी रियल वेल्थ है वो इंक्रीज होगी, जितना ज़्यादा वो है उतना ज़्यादा आप स्पेंड करोगे। चलो ठीक है, ये बात ठीक है कि हम उतना ज़्यादा स्पेंड करेंगे, पर ये क्या लिख रखा है, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। मतलब कंज्यूमर अगर खर्च कर रहा है पैसा अपना, तो वो तो चीज़ों को और डिमांड कर रहा है ना, ये थोड़ी ना है कि वो अपनी जो सर्विसेज या गुड्स डिमांडेड है उनको कम करता चला जाएगा। वो तो और चाहेगा ना कि भाई मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो खर्चा करेगा तो डिमांड भी तो करेगा ना। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत, थोड़ी सी चीज़ ने इसको गलत कर दिया। नाउ नेक्स्ट वाला, द लोअर इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है, स्टिमुलेट्स द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग and thus increases the quantity of goods and services demanded। तो जब
बैंक जो है वो इंटरेस्ट कम दे रहा है, ठीक है। अगर बैंक इंटरेस्ट कम दे रहा है आपको और आप वो पैसा किसी बाहर के प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, तो आपको पता है कि भाई मेरे को वहां से पैसा ज्यादा मिलेगा, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मैं इस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करूं या बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करूं। जाहिर सी बात है, जो चीज आपको ज्यादा पैसा देगी आप उधर की साइड भागोगे। तो बैंक लोअर इंटरेस्ट दे रहा है तो आप चाहोगे कि भाई मैं सेविंग्स की तरह इसको ना रखूं, मैं मार्केट में जाके इस पैसे को इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। तो यस, पहली बात बिल्कुल सही है कि लोअर इंटरेस्ट रेट स्टिमुलेट करता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को, और इसी की वजह से इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा होगा, एक इंसान की जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर एक इंसान जब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो दूसरे के लिए इनकम बन जाती है, और ऐसे करके पूरा ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विसेज की वो डिमांड करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? आपकी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, बाकी 1 गलत है, और बोथ द स्टेटमेंट्स गलत नहीं है, ना ही बोथ द स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी ओवर टाइम, एंड सो लोअर इंटरेस्ट जो है वो बोरोइंग्स को चीपर कर देते हैं, ताकि पीपल अलाउइंग पीपल टू स्पेंड एंड इन्वेस्ट। नाउ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है। आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊंगी, पर ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ओके, सो find dy by dx if x upon x minus y is equal to log a upon x minus y। now क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन भी देखोगे तो आपको लगेगा कि बड़ा सोल्यूशन है, बट मैथ्स है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को और अपना आंसर जो है वो पता करना है। तो इसमें तो कुछ तुक्का लग ही नहीं सकता, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन था आपको आपके पास। मैंने ना पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, मेरे को नहीं पता कि मैं इसको ऐसे कैसे समझाऊंगी, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रखे हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हो क्या चीज़ रही है, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच फ्यू वीडियोज़ जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी 12th की सिखा रखी हो। अगर आपको 12th का भी आता है ना बेसिक, तो जो इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जितना चाहिए आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो 12th वाला अपना बेसिक क्लियर कर लो, बाकी एंट्रेंस वाला जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूंगी कि उसको किस तरीके से करना है, पर बेसिक आपको अपने आप क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 2 माइनस एक्स बाय वाई। ओके, सो प्लीज क्लियर योर बेसिक्स। और क्वेश्चंस आते हैं, एक एक क्वेश्चन को ना बहुत ऐसे हल्के में मत लेना कि एक ही तो क्वेश्चन है, नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैथ्स में से अराउंड आपके मैंने जितना पीछे का पेपर स्टडी किए हैं, आपके 11 to 13 क्वेश्चंस जो हैं आपके मैथ्स में से आते हैं। ओके, और अगर 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट मीन्स 52 मार्क्स, और बहुत होते हैं 52 मार्क्स, तो आपको करना पड़ेगा ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप कहोगे कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, पर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कह सकते हो और इसको बिजनेस मैथमेटिक्स भी कह सकते हो। बिजनेस मैथमेटिक्स में ना स्पेशली एक चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखोगे तो उसमें तो ये पूरा टॉपिक है एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड वाला, ठीक है। तो इसको भी मतलब पूरा सोल्यूशन होता है, मैंने सोल्यूशन यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, खाली आपको आंसर बता रखा है, क्योंकि चीज़ें आनी चाहिए पहले करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 8% का मतलब यहाँ पे क्या है, 10,000 जो इनकम स्ट्रीम है वो क्या है। बेसिक तो इसमें ये होता है ना कि अगर ये रेट नहीं दे रखा होता कि 10,000 को 1 लाख बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 साल लगेंगे, पर यहाँ पर ये 8% दे रखा है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20 ईयर्स। जब ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में से उठा के आप करोगे या फिर मैथमेटिक्स और फाइनेंस में से करोगे ना, तभी अपने आप आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ
Strike in a factory which stops production for a few weeks is an example of. ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है. इससे पहले ये जो क्वेश्चन था आपका ये 2018 में आया. सेम क्वेश्चन नहीं था, पर ये जो सर्कुलर ट्रेंड ये सब है ना, और 2017 में भी आ रखा है. 20 का नहीं पता, याद नहीं है कि आया नहीं, पर 18 और 17 में आ रखा है. तो ये कौन से में से है? टाइम एनालिसिस या फिर ट्रेंड एनालिसिस करके चैप्टर है आपका, उसमें से. तो एक फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो रही है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कुछ हफ्तों के लिए रुक जाती है. ये किसका एग्जाम्पल है? सेक्युलर ट्रेंड का, साइक्लिकल ट्रेंड का, इरेगुलर ट्रेंड का. सी अभी मैं पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं दिखाती हूँ, पर थोड़ा सा बेसिक करते हैं. सेक्युलर ट्रेंड जो होता है ना आपका, वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि जो चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है. तो देखो ये सिर्फ फ्यू वीक्स के लिए हुआ है चीज़, तो ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है. तो मतलब दिस इज नॉट योर आंसर. डन. एक ऑप्शन हमने कटस कर दिया. साइक्लिकल, साइकिल से ही पता चल रहा है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो कि एक प्रोसेस की तरह चलती रहती है. आज हो रही है, फिर थोड़े दिन बाद होएगी, फिर थोड़े दिन बाद होएगी, फिर थोड़े दिन बाद होएगी, एक साइकिल की तरह. तो स्ट्राइक साइकिल्स के टाइप से नहीं चलते. स्ट्राइक तो एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी हो जाता है, वंस इन अ वाइल. रोज रोज का तो ये होता नहीं है कि हाँ जी एक साइकिल की तरह चलेगी. पिछले मंथ हमने पिछले साल हमने जनवरी में स्ट्राइक की थी, तो हम इस साल भी जनवरी में स्ट्राइक करेंगे, ऐसा नहीं होता है. तो साइक्लिकल ट्रेंड ये नहीं है. तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3. तो जो करेक्ट आप ऑप्शन है आपका वो है इरेगुलर ट्रेंड, क्योंकि स्ट्राइक्स रोज रोज नहीं होती है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है. तो ये था कि तुक्का कैसे लगाना है. ठीक है. बाकी पढ़ लिख के जो हम आंसर करेंगे, वो पढ़ लिख के हमें ये वाला चीज पढ़ना पड़ेगा. कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, सेक्युलर ट्रेंड हमारा जो लॉन्ग पीरियड्स से रिलेटेड होता है. ठीक है. और जो मूवमेंट होती है स्मूथ होती है, स्टेडी होती है, और रेगुलरली चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, वहाँ पे सेक्युलर ट्रेंड लगता है आपका. और जनरल पैटर्न जो है इंक्रीज और डिक्रीज इन एन इकोनॉमिक और सोशल फिनोमिना. फिर सीजनल वेरिएशन, जो कि सीजन्स के हिसाब से चलती है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ वेरिएशन होता है, और यूजुअली एक पर्टिकुलर मंथ में या फिर सीजन में आती है. जैसे कि सेल्स जो है वो दिवाली के टाइम पे कपड़ों की सेल्स, पटाखों की सेल्स इंक्रीज हो जाती है, तो ये एक सीजन वाइज है. वैसे ही शराब के टाइम पे कपड़ों की सेल बिल्कुल कम हो जाती है, तो ये सीजनल वेरिएशन है. साइक्लिकल मतलब एक साइकिल चलता रहता है, जो कि आपको देखने के लिए मिला है कि भाई ये मोर देन 1 ईयर ऐसे ही चलता रहा है. तो यहाँ पे क्या आ जाता है? प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिवाइवल. एक ये हो गया. फिर रैंडम वेरिएशन में क्या आ जाएगा? जो कि बाय चांस हो रहा है, मतलब होगा ही हर साल, वो भी नहीं है, ये इरेगुलर नेचर के होते हैं. तो इसको हम इरेगुलर भी कहते हैं, रैंडम वेरिएशन को एक्सीडेंटल भी कहते हैं, और इरेटिक मूवमेंट भी कहते हैं. तो यहाँ पे आप अगर इरेगुलर ट्रेंड की जगह आपको रैंडम वेरिएशन नेम दिया होता, या एक्सीडेंटल दिया होता, या इरेटिक दिया होता, तो बात वही थी. ओके. सो आज के लिए ये 15 क्वेश्चंस ही हैं हमारे पास. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे, और इस तरीके से 2019 का, 2020 का और 2018 का जो पेपर है वो सॉल्व करने की पूरा पूरा कोशिश करेंगे. टिल देन आप लोग भी अच्छे से अपना प्रैक्टिस करो, एंड अपनी तबीयत का भी अच्छे से ख्याल रखना. ओके. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू.